हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सॉफ्ट स्किल का यूनिट 4। देखिए यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें कई टॉपिक ऐसे हैं, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कई टॉपिक ऐसे हैं जिनके आने की संभावना इक्वल रेशो में बनती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, अगर आप के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो काइनेसिक्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे दूसरे लेवल पर तैयार कर लीजिएगा। प्रॉक्सिमिक्स का क्वेश्चन थर्ड प्रायोरिटी पर देख लीजिएगा। और क्या कहते हैं, इसके बाद आते हैं न्यूएंसेस एंड मोड्स ऑफ वॉइस डिलीवरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा आप। तो ये हमारा देखिए पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, फ्लुएंसी, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये चारों क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स जो है उसके क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे 2-3 बार तो आप कर लेंगे बहुत अच्छे से। प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजीज में फिर प्रेजेंटेशन की क्या स्ट्रेटेजीज हैं, प्लानिंग, प्रिपरेशन कैसे करनी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, कंटेंट का डिलीवरी कैसे करनी है, तो ये सारा है इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। देखिए बहुत आसान है, कीवर्ड पकड़ना। जब आप इंटरेक्शन करते हैं यानी कन्वर्सेशन करते हैं, या तो फेस टू फेस या फिर एट द ईदर एंड ऑफ टेलीफोन, टेलीफोन के दूसरे सिरे पर, ईदर एंड का मतलब दूसरे सिरे पर, एंड बने सिरा, जब या फिर जब रिसीवर और सेंडर इन फ्रंट ऑफ वन अनदर होते हैं, तो इस 3 चीजें हो गई, या तो फेस टू फेस करते हैं या एट द ईदर एंड ऑफ फोन करते हैं, या जब सेंडर और रिसीवर फिजिकली प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के सामने। तो ऐसे में जब हम कन्वर्सेशन इंटरेक्शन करते हैं तो उसी को ओरल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े तो ओरल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन कैसे होता है, माउथ के थ्रू होता है या वॉइस के थ्रू होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा, ऐसे करके लिखिएगा। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करिएगा क्योंकि एकेटीयू के अंधी चेकिंग में आपको अपनी कॉपी को ऑटो रीडेबल बनाना बहुत जरूरी है। इसमें जो है इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, इसमें इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। अब अगर हम बात करें माउथ वॉइस की, तो इसके साथ साथ कुछ और अगर आप ऐड ऑन करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। यहाँ हम अपनी टोन से भी बोलते हैं, यहाँ कई बार हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बोलते हैं, है ना। जैसे हम थप्पड़ दिखाते हैं तो गुस्सा दिखाते हैं, अपना हैंडशेक करते हैं तो वार्मथ दिखाते हैं। तो टोन, बॉडी लैंग्वेज, यहाँ पर आप इंटोनेशन डाल लीजिएगा। जो भी पैरालिंग्विस्टिक के फीचर हैं वो डाल लीजिएगा। वॉल्यूम से भी हम बोलते हैं, अगर तेज वॉल्यूम में बोल रहे हैं तो गुस्सा है ना। टोन से बोलते हैं, पोलाइट टोन बहुत कुछ बोल जाती है। तो ये सारा जो है कि ओरल कम्युनिकेशन माउथ वॉइस के थ्रू तो होता ही है, इसके साथ साथ टोन, बॉडी लैंग्वेज, इंटोनेशन, वॉल्यूम, रेट, पेस के माध्यम से भी होता है कि 1 मिनट में आप कितने शब्द बोलते हैं, कितना स्पीड से बोलते हैं। एग्जाम्पल को फिर आपको बनाना हो तो इस तरह का प्रेजेंटेशन बना लीजिएगा। देखिए स्पीच है, डिबेट है, प्रेजेंटेशन है, डायलॉग, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, पॉडकास्ट, और एक जो नया है वो लिख लीजिएगा सरमन। सरमन का मतलब होता है उपदेश यानी प्रीचिंग। तो अपनी कॉपी को कुछ अलग बच्चों से अलग बनाने की कोशिश करिएगा। एडवांटेजेस अब आते हैं, मेरिट और डिमेरिट आएंगे, यानी ये मेरिट भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं। तो देखिए ओरल कम्युनिकेशन में क्योंकि सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के सामने होते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनी रहती है और ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्योंकि ये इंटरपर्सनल है, आपस में एक दूसरे के साथ हो रहा है। तो इसमें देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अराइजिंग एनी काइंड ऑफ डाउट, यहाँ पर डाउट नहीं होते हैं हमारे, है ना, डाउट नहीं उठते हैं, बल्कि कंफ्यूजन नहीं होते हैं। जहां पर भी हमें कंफ्यूजन होता है हम इमीडिएटली हैंड रेज करके अपना कंफ्यूजन, अपनी क्वेरी डील करा लेते हैं। अब है देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ओरल कम्युनिकेशन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लचीलापन, यानी कि इसमें हम आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपके मुंह से कुछ गलत निकल गया, आपने देखा कि ये वाला चीजें बच्चे को समझ में नहीं आई है ना, तो आप एग्जाम्पल को तुरंत चेंज कर देंगे। तो इसमें चेंजेस बहुत आराम से हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और क्या कहते हैं, जब हम देखते हैं कि चेंजिंग नीड जो है, डिमांड जो है, सरकमस्टेंसेस जो है, उनके अकॉर्डिंग हम अपनी बातों को चेंज कर लेते हैं। तीसरा है इंस्टेंट फीडबैक इज पॉसिबल। इंस्टेंट का मतलब इमीडिएट, तो इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल है। जो भी आप कह रहे हैं उसका आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि आपका कहा हुआ कितना लोगों को समझ में आया, और अगर नहीं आया तो आप उसे अपना रेक्टिफाई कर देंगे, इंप्रूव कर देंगे, चेंज कर देंगे। ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेविंग भी है और मनी और एनर्जी को भी सेव करता है। तो टाइम, मनी और एनर्जी यानी एफर्ट्स को बचाता है बहुत ज्यादा।
भाई लिख कर दोगे कोई चीज तो बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारा मनी भी लगेगा। कहना है तो आप जाकर कहे आइए सारी क्लासेस में। ओरल कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब होता है संघर्षों का सॉल्यूशन करना, संघर्षों का निपटारा करना। अब देखिए कई बार आपने देखा होगा जब आप क्या कहते हैं फेस टू फेस दो पार्टियों को लाते हैं और आमने सामने बिठाते हैं, कहा जाता है ना, बड़े बुढ़े कहते हैं कि आमने सामने बिठा के बात कर लो। तो जब आप आमने सामने बैठकर बात करते हैं तो कई चीजों का निपटारा बहुत आराम से हो जाता है। तो ये जो ओरल कम्युनिकेशन है ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए बहुत ही अच्छी पद्धति है, क्योंकि दोनों ही क्यों है, क्योंकि दोनों ही अफेक्टेड पार्टीज फिजिकली प्रेजेंट होती हैं एक दूसरे के सामने। अब जो है ये टीम बिल्डिंग में ये थोड़ा अलग है, हर बच्चा नहीं लिखेगा, आप लिखिएगा। टीम बिल्डिंग में और टीम वर्क में बहुत काम ले आता है। कैसे काम आता है? आपने देखा होगा जब आपका कोरोना काल चल रहा था तो आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी, आप एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, अगर बल्कि जानते भी थे पहले से तो उस समय में आपका जो है मतलब नेटवर्क कमजोर हो गया था। तो अगर आपको मान लो कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें ग्रुप में काम करना है तो आपको बड़ा अनकंफर्टेबल होता है अपनी टीम बनाने में। लेकिन जब बच्चे सामने होते हैं तो आपको पता होता है कि मैं इस काम में अच्छा हूं, मैं इसे अपनी टीम में ले सकता हूं, ये उस काम में अच्छा है। तो टीम बिल्डिंग करने में, टीम वर्क करने में भी ये जो ओरल कम्युनिकेशन है हम आराम से अपनी टीम फॉर्म कर लेते हैं, आराम से टीम वर्क कर पाते हैं क्योंकि सब लोग एक दूसरे के सामने होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन जो है बेस्ट मीडियम है प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इश्यूज और मैटर्स को डिस्कस करने का। अब मान लीजिए आपको आई लव यू कहना है, आपने मोबाइल पे लिख कर डाल दिया, आपने बहुत सारे पासवर्ड लगा लिए, लेकिन मोबाइल चार्जिंग पे लिखा रखा था, वो आपकी मम्मा ने देख लिया। पापा देखेंगे तो इतना हंगामा नहीं होगा, मम्मा ने देख लिया, सिस्टर ने देख लिया, अगर छोटी सिस्टर ने, है ना, तो फिर क्या होगा कि पूरा हंगामा 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 हो गया, है ना, ये वाली बात हो जाएगी। तो बहरहाल ओरल कम्युनिकेशन, अगर आपकी कोई बहुत प्राइवेट बातें हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल इश्यूज हैं, तो अगर आप सामने जाकर बात कर लेंगे तो जो है बात खुलने का चांसेस बहुत कम रहेंगे। ओरल कम्युनिकेशन बहुत हेल्दी और कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, बहुत हार्मोनियस एनवायरनमेंट, कॉन्जीनियल ना याद रहे तो बहुत हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है क्योंकि सब लोग सामने सामने होते हैं, है ना। अब आता है, देखिए हर चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, डिमेरिट भी है, और अगर ये शब्द ना आकर लिमिटेशन आ जाए तो लिमिटेशन भी हमारी यही है कि कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। रिलाइंग, रिलाइंग का मतलब भरोसा करना, ट्रस्टिंग लिख देना। रिलाइंग ओनली ऑन ओरल कम्युनिकेशन मे नॉट बी सफिशिएंट, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड जो है वो हाईली फॉर्मल है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। अब देखिए केवल केवल अगर ओरल कम्युनिकेशन पे भरोसा कर लिया जाए तो वो इनफ नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड की डिमांड है कि लिखकर हर चीज होनी चाहिए। भाई अगर मैं आपकी टीचर भी हूं लेकिन आपको मैंने कह दिया कि बेटा आपके ना 50 में से 49 मार्क्स आए हैं और मैंने लिख कर नहीं दिया कहीं भी, तो आप कैसे दिखाओगे आगे? ऐसे ही मैंने बोल दिया कि बच्चों कल की छुट्टी है ना, तो आप उतना रिलाई नहीं करोगे, जब तक मैं सर्कुलर भेज दूंगी तो आप रिलाई ही कर लोगे, है ना। तो क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, हाईली फॉर्मल है, तो इसलिए केवल ओरल कम्युनिकेशन पर भरोसा करना सफिशिएंट नहीं है, इम्प्रॉपर है, इनसफिशिएंट है। ओरल कम्युनिकेशन लेस ऑथेंटिक होता है रिटन कम्युनिकेशन की अपेक्षाकृत। ये अगर डिफरेंस आ जाता है दोनों में तो भी ये पॉइंट चल जाएगा। अब देखिए अगर हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये रिटन कम्युनिकेशन के अपेक्षाकृत कम प्रामाणिक होता है। इसका कोई प्रमाण तो होता नहीं है। मान लो मैंने बाई चांस गलती से आपको कुछ गलत पढ़ा दिया जिसका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वही चीज आप लिखा है, उस समय तक मुझे होश आ गया कॉपी चेक करते समय कि यार ये तो होता नहीं है, तो आप मुझे कोई प्रमाण नहीं दे सकते कि मैम आपने ये पढ़ाया था। तो ये लेस ऑथेंटिक होता है, इसका कोई ऑथेंटिक का मतलब इसका कोई प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिकता नहीं होती है। अब देखिए ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने ऊपर बताया था कि ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेविंग है, मनी और एनर्जी सेविंग है, एफर्ट सेविंग है, लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि टाइम सेविंग है केवल डेली इंटरेक्शन के क्रम में। अगर हम सेमिनार कंडक्ट करा रहे हैं, इंटरव्यूज करा रहे हैं, लॉन्ग स्पीचेस करा रहे हैं तो इट कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ टाइम। देखिए कैसे, मान लीजिए सेमिनार में 20 लोगों के पेपर प्रेजेंट होने हैं, एक स्पीकर ने 20 मिनट भी लिए, आधा घंटा भी लिया, तो 20 लोगों के पेपर प्रेजेंटेशन में कितने टाइम लग जाएगा ओरली। लेकिन वही चीज अगर आप सॉविनियर फॉर्म में निकलवा दें, सबके पेपर छपवा दें, तो वो बहुत कम टाइम में मतलब सबके पास तक पहुंच जाएंगे। इंटरव्यू में 100 लोगों को 1-to-1 इंटरव्यू लेना है, ओरल इंटरव्यू लेना है, वाइवा लेना है उनका, तो टाइम लग जाएगा, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम।
लेकिन अगर हमें रिटन में उनको एक पेपर देना हो तो 2 घंटा या आधा घंटा या 1 घंटा की ड्यूरेशन में हम करा सकते हैं। तो इस तरह से ओरल कम्युनिकेशन इन सब को चीजों को कंडक्ट कराने के लिए लॉट्स ऑफ टाइम, एनर्जी और एफर्ट सभी लेता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लेंदी मैसेज कन्वे करने हैं। अब लेंदी मैसेज में क्या है, आपको बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन बताने हैं। मान लीजिए ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बॉक्स बनाकर। लेंदी मैसेज में क्या आएगा, टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, लिस्टिकल। कभी कभी कई बार मम्मा ये कहती है ना कि ये सामान लेकर आना, और आप कुछ कुछ सामान भूल जाते हो, आर्टिकल की लिस्ट भूल जाते हो, तो आपकी डांट पड़ती है। तो जब लेंदी मैसेज इज टू बी कन्वेड, जब लेंदी मैसेज कन्वे करना है, डिलीवर करना है, तो ये इम्प्रॉपर मेथड है। क्योंकि मैनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मे बी स्किप्ड ऑन द वे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में ही हमारे माइंड से गुम हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। वी फॉरगेट मैनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट डज नॉट हैव एनी लीगल वैलिडिटी। लीगल वैलिडिटी नहीं है, ऑथेंटिक से याद रखना, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है कि क्या कहा गया है ना, तो कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। अगला ये आता है, नेक्स्ट आता है, ये नेक्स्ट है, ओरल कम्युनिकेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द अवेलेबल ऑडियंस ओनली। ओरल कम्युनिकेशन केवल जो ऑडियंस वहां पर अवेलेबल है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन तक ही जाता है। बाकी जो, अगर मान लीजिए आप क्लास से एक दिन एब्सेंट हो गए, तो आपके लेक्चर तो गए, है ना, आपका लेक्चर जो आपका छूट गया वो तो गया। रिटर्न में अगर वो है तो फिर मतलब आप उसको रिकवर कर लेंगे बच्चे से नोट्स लेकर। तो ये कुछ मेरिट और डिमेरिट्स थी। अब आते हैं पैरालिंग्विस्टिक। मैंने पहले भी बताया था ये क्वेश्चन अगर 7 मार्क्स में नहीं भी आता है तो एक तो पैरालिंग्विस्टिक वाला कि व्हाट इज पैरालिंग्विस्टिक, ये 2 मार्क्स में बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझको। दूसरी बात, इसके बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे पिच है, रिदम है, इंटोनेशन है, ये अलग अलग पूछे जा सकते हैं कि पिच क्या है। इवन जो इंग्लिश लैंग्वेज लैब का वाइवा भी तो होना है अभी, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आकर ज्यादातर यहीं से पूछता है। पैरालिंग्विस्टिक की अगर हम बात करें तो ये 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, ऐसे करके लिखना, पैरा और लिंग्विस्टिक। पैरा का मतलब क्या है, बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब बजाय, और लिंग्विस्टिक का मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज। यानी जो चीजें, जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज से अलग हटकर है, लैंग्वेज के अतिरिक्त है, लैंग्वेज से अलग जाकर है, वही पैरालिंग्विस्टिक है। रिचार्ड की डेफिनेशन समझिएगा कि पैरालिंग्विस्टिक इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस और स्पीच। पैरालिंग्विस्टिक में वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस आते हैं, या वर्बल और नॉन वर्बल स्पीच आती है। क्या आती है पैरालिंग्विस्टिक में, क्या आती है रिचार्ड के अनुसार, वर्बल और नॉन वर्बल स्पीच और मैसेजेस आते हैं। पैरालिंग्विस्टिक में क्या क्या इन्वॉल्व है, ये इसका चार्ट बनाइएगा। रेट, पेस, इंटोनेशन, वॉल्यूम, फ्लुएंसी, पेस, है ना, पिच, ये सारे आते हैं पैरालिंग्विस्टिक में। अब देखिए और अच्छे से समझ लीजिए कि एक उसने, जॉन ने ये कहा है कि पैरालिंग्विस्टिक मतलब वी स्पीक विद आवर वोकल कॉर्ड्स। हम बोलते हुए ऐसा लगता है कि अपने गले की ग्रंथियों से बोलते हैं, लेकिन हमारी पूरी बॉडी कन्वर्सेशन कर रही होती है, पूरी बॉडी कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से बोल रही होती है। जैसे आंखें बोलती हैं, है ना, ओ सनम वो गाना भी है ना, तो बोलती हैं आंखें। आंखों से देखकर आप हेट का पता लगा सकते हो, आंखों से देखकर आप अपने लिए प्यार का पता लगा सकते हो, आंखों से देखकर आपको ये भी पता लग जाता है कि वो व्यक्ति हमारे को सरकास्ट तो नहीं कर रहा है, सरकाज्म तो नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब व्यंग्य तो नहीं कर रहा है। तो पैरालिंग्विस्टिक में केवल नॉन स्पीकिंग कम्युनिकेशन ही नहीं आता, पैरालिंग्विस्टिक में नॉन स्पीकिंग कम्युनिकेशन आता है जिसमें वर्ड इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कई बार बहुत सारी दूसरी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब पहला जो एलिमेंट है, इस तरह से एलिमेंट का ना इस तरह से चार्ट बनाना, एलिमेंट है ये, इस तरह से 5-6 एलिमेंट है, इस तरह से चार्ट बना लेना। तो पिच, सबसे पहला एलिमेंट पैरालिंग्विस्टिक का क्या है, पिच। अब देखिए अगर आप में से बहुत सारे बच्चे गाना गाते हैं तो आपको स्केल का पता होगा, है ना, स्केल करो। तो ये जो पिच है वो क्या है, स्केल पर जब हम हाई और लो नोट लगाते हैं तो वो ही पिच कहलाती है। या अगर अलग वर्ड्स में बोले तो रेट ऑफ वेरिएशन ऑन द वोकल फोल्ड, वोकल फोल्ड पर, गले की ग्रंथियों पर जहां से हम बोलते हैं, गले के फोल्ड्स पर जब जो जो चीजें हम वेरिएशन के साथ कितनी बार बोलते हैं, रेट का मतलब दर, यानी हाउ मेनी टाइम्स, है ना, रेट का मतलब हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार हम वोकल फोल्ड पर अपनी आवाज को अलग अलग करके वेरिएशन के साथ विभिन्नता लाकर बोलते हैं, वही पिच है। और पिच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है पिच का, पिच स्पीकर के मूड को, उसके इंटेंट, इंटेंट का मतलब उसकी विश को, इच्छा को, इंटरेस्ट को, एटीट्यूड को बताती है, ठीक है।
पिच से हमें पता चलता है कि स्पीकर का इमोशनल स्टेट क्या है, वो गुस्से में तो नहीं है ना, एंगर में तो नहीं है, वो एग्जाइटमेंट में तो नहीं है ना, वो कितना हैप्पी है, जॉयस है ना, हैप्पी है या फिर सारोफुल है ना, डिजेक्टेड है। ये सब हमें पिच से पता चलता है। पिच जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिच हेल्प्स टू अवॉइड मोनोटोनस इंपैक्ट इन द स्पीच। जब आप स्पीच देते हैं तो आपने कई स्पीकर को सुना होगा, वो बहुत अलग मतलब बहुत ही एक सेम लेवल पर जब बोलते हैं तो उनकी पिच सुनना बड़ा बोरिंग हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है आवाज का उतार चढ़ाव करके बोलते हैं और उनको सुनना बड़ा मजा आता है। तो पिच का सबसे बड़ा जो रोल है वो क्या है, स्पीच में या बोलते समय हमें हमारी स्पीच में मोनोटोनस इंपैक्ट को, बोरिंग इंपैक्ट को खत्म करने में इसमें सहायता मिलती है। पिच ये भी, अब ये बहुत आसान है, ये आपको बहुत आराम से समझ में भी आ जाएगा। पिच जो है वो ये बताती है कि हम क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे, हम ऑर्डर पास कर रहे हैं, या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या हम सिंपली बोल रहे हैं, है ना। तो पिच से हमें ये भी पता चलता है वेदर वी आर आस्किंग क्वेश्चन, वेदर वी आर पासिंग ऑर्डर, वेदर वी आर मेकिंग रिक्वेस्ट, और वेदर वी आर सिंपली स्पीकिंग। अब जैसे शिवानी जरा ये बता दो कि आज क्लास में कौन कौन नहीं आया है। तो इसमें मैंने क्या करा, रिक्वेस्ट, खड़े हो जाओ। इसमें क्या हो गया, ऑर्डर, आस्किंग ए क्वेश्चन, डू यू नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, तो उसमें क्वेश्चन हो गया। सिंपली स्पीकिंग, यार मैं तो जा रहा था वहां पर, ये हो रहा था। तो ये ऐसे जो है वो आपको पता चल जाता है, पिच से ही पता चलता है। दो चीजें देखिए याद रखिएगा, पिच से एक तो हमारे स्पीकर का मूड और इंटरेस्ट पता चलता है, पिच से ये सारी चीजें पता चलती हैं। और पिच जो है मोनोटोनस इंपैक्ट को दूर करने में हमारी सहायता करता है। अब जो हाई पिचड पर्सन है वो बहुत ही अनप्लीजेंट लगता है, इरिटेटेड लगता है ना। जब मैम भी आपको बहुत तेज डांटती हैं तो इरिटेशन हो जाता है, इल मैनर्ड लगता है, इरिटेटेड लगता है तो इल मैनर्ड तो लगेगा ही। चाइल्डिश लगता है, यानी मैच्योरिटी नहीं है, इमेच्योरिटी झलकती है, इमेच्योरिटी झलकती है इससे। अनप्रोफेशनलिज्म झलकता है, क्या झलकता है, अनप्रोफेशनलिज्म। आर्टिफिशियल लगता है। जबकि एक जो लोअर पिच का व्यक्ति है उसको कैसे लिया जाता है, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ग्रेटर अथॉरिटी से और ग्रेटर क्रेडिबिलिटी से। यानी वो व्यक्ति जो, देखिए आपने जब देखा होगा, जब भी आप अपने डायरेक्टर सर के रूम में जाते हैं, डीएम सर के पास जाते हैं या हायर ऑफिसर्स के पास जाते हैं, तो वो बहुत ही शांत आवाज में बहुत धीरे से बहुत सारी बातें कह देते हैं ना, कम शब्दों में। तो जो लोअर पिच का व्यक्ति है उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है। ये माना जाता है कि उसके पास ज्यादा अथॉरिटी है, ज्यादा पावर है और ज्यादा क्रेडिबल माना जाता है, उसकी ज्यादा साख होती है, उस पर हम जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। अब एडवाइजेबल क्या है, हम एक स्टूडेंट हैं, ना तो हम ऑफिसर हैं ना ही हम चाइल्डिश है, तो ये हमारे लिए एडवाइजेबल है कि स्टार्ट सॉफ्टली इन लो पिच। हमें लो पिच में सॉफ्टली स्टार्ट करना है एंड फिर अपने आप को हाई पिच में कन्वर्ट कर लेना है, अगर कंटेंट की डिमांड ऐसी होती है तो। अब आते हैं पेस और रेट। इसे समझना बहुत आसान है। देखिए पिच जरूर कर लीजिएगा आप मेरे कहने से, कुछ करें ना करें पिच का जरूर कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, जरूर करना इसको। रेट और पेस का मतलब सिंपली ये है, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी स्पीक पर मिनट। एक मिनट में हम कितने वर्ड्स बोलते हैं। रेट जो है मीनिंग और इंप्रेशन को बताती है हमारे कम्युनिकेशन के, है ना। नॉर्मली हम 150 वर्ड्स पर मिनट बोलते हैं, लेकिन अगर हम 200 वर्ड्स पर मिनट बोलेंगे तो मैसेज ज्यादा इंटेलिजिबल और इंटेलेक्चुअल लगेगा। अगर हम 150 से कम बोलते हैं तो लोग हमें कैसे परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लोग हमें कैसे समझ सकते हैं कि हम कॉन्फिडेंस का लैकिंग है हमारे अंदर। ये इस तरह से कर लीजिएगा, शॉर्ट ऑफ नॉलेज है ना, शॉर्ट ऑफ नॉलेज है, और या फिर हम इनएक्टिव हैं, अनविलिंग है, यानी हमारा बोलने की इच्छा नहीं है, जबरदस्ती हम पर थोपा गया है। तो बहुत ज्यादा स्लो नहीं बोलना है और बहुत ज्यादा जो है तेज से नहीं बोलना है। इंटोनेशन, इंटोनेशन का मतलब है किस तरह हमारी वॉइस राइज होती है और फॉल होती है, किस तरह हमारी वॉइस ऊपर जाती है और नीचे जाती है। इंटोनेशन जो है द वे द पिच ऑफ स्पीकर्स वॉइस गोज अप एंड डाउन। इसका मतलब भी पिच से रिलेटेड ही है कि वो तरीका जिसमें स्पीकर के वॉइस की पिच, स्पीकर के वॉइस की पिच जो है वो किस तरह ऊपर और नीचे आती है। इंटोनेशन तीन तरह के होते हैं, राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन और राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन, जो बीच लेवल का होता है, मिडिल लेवल का। अब आता है आर्टिकुलेशन। देखिए आर्टिकुलेशन में मैं एक चीज समझाऊंगी आपको पहले। आर्टिकुलेशन में जैसे ये है रैबिट, तो हमने इसे दो बार में बोला रैबिट,
तो इसमें जो है एक सिलेबल ये हो गया और दूसरा सिलेबल ये हो गया। अब जैसे गो है तो हमने एक ही बार में बोल दिया तो एक ही सिलेबल हुआ इसका, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं स्पीकर, स्पीकर तो स्पीकर है ना, दो हो गए, दो सिलेबल। तो ये जो है पार्ट्स वर्ड के वो तो सिलेबल होते हैं, और जो एक वर्ड को लोअर करने की, ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस होती है उसी को आर्टिकुलेशन बोलते हैं। तो स्पीकर को केयरफुल रहना चाहिए कि वो स्लॉप ना करे, स्लर ना करे, चॉप ना करे, टर्नकेट ना करे, ओमिट ना करे साउंड्स को। कहां पर? वर्ड्स और सेंटेंसेस के बीच में। कई बार आप देखते हैं ना कि आप आवाज को चबा जाते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने बोला लेडीज, तो आप क्या करेंगे जल्दी जल्दी में लेडीज, एस जो है वो चबा जाएंगे। यूनिवर्सिटीज, तो सिटीज पर मुझे एस पर जोर देना पड़ रहा है ना, लेकिन बहुत सारे लोग जो है जल्दी जल्दी में आवाज जो साउंड है उनको स्लॉप कर लेते हैं, स्लर कर लेते हैं, चॉप कर लेते हैं, कतर जाते हैं, मुंह में दबा जाते हैं, टर्नकेट कर जाते हैं, ओमिट का मतलब थोड़ा डिलीट कर जाते हैं। अब लेजी आर्टिकुलेशन, लेजी आर्टिकुलेशन का मतलब है बहुत रैबिट को एकदम रैबिट बोल लेना, है ना ये, या फिर स्पीकिंग ओवर वर्ड्स, एक वर्ड को दूसरे के ऊपर चढ़ा देना। इससे भी क्या होता है कि आपकी स्पीकर की क्रेडिबिलिटी डाउन होती है, उसकी साख, उसकी रेपुटेशन डाउन होती है। पॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज क्या होता है कि इंटरप्शन ऑफ एक्शन, एक्शन का इंटरप्शन। लेकिन स्पीकिंग ब्रीफली क्या होता है? एक्शन का इंटरप्शन, स्पीकिंग ब्रीफली यानी रुक रुक कर बोलना, स्टॉप टेम्पोरेरली बीच में रुक जाना। और ये स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ साइलेंस है। ये क्या है? स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ साइलेंस, यानी साइलेंस को हमने मेंटेन करा है स्ट्रेटजी बनाकर, रणनीति बनाकर, यानी प्लान्ड वे में हमने साइलेंस लाया है। तो ये भी है। पॉज जो है ना केवल लिसनर की हेल्प करता है बल्कि स्पीकर की भी हेल्प करता है। अगर हम फ्लो में बोलते जाएंगे तो हम अटक जाएंगे, हमारी आवाज अच्छी नहीं लगेगी। पॉज कम्स ऑटोमेटिकली इन बिटवीन द मेजर पार्ट्स ऑफ योर स्पीच। पॉज हमारा ऑटोमेटिकली आ जाता है जहां हमारी स्पीच के मेजर पॉइंट्स आते हैं। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ आवर वॉइस। कितने लाउड है ये तो बहुत आराम से आपको पता ही है, ये आप पढ़ ही लेंगे। स्पीकर की जो वॉल्यूम होती है वो भी बहुत सारी चीजों को कन्वे करती है। स्पीकर की वॉल्यूम ये बताती है कि उसका नेचर कैसा है, उसका मूड कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है ना। रिसर्चर ने ये कहा है कि किसी व्यक्ति की असर्टिवनेस, उसकी जिद, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बोल्डनेस जो है वो लाउडर वॉल्यूम में झलकती है, जबकि किसी का इंटेलेक्चुअलिज्म, बौद्धिकता, डीप इंसाइट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर यानी गहरी परख सब्जेक्ट मैटर के बारे में, है ना, उसके पॉलिश मैनर्स, उसके एटिकेट्स यानी मैनरिज्म, ये सब जो है वो झांकते हैं। पीप्ड आउट का मतलब झांकते हैं किसी की सॉफ्टर वॉल्यूम में। यानी सॉफ्टर वॉल्यूम में क्या झांकता है? उसका इंटेलेक्चुअलिज्म, कितना पढ़ा लिखा है वो, डीप नॉलेज, उसकी डीप इंसाइट, पॉलिश मैनर्स मतलब मैनरिज्म, प्रोफेशनलिज्म, एटिकेट्स, ये सारे पता चलते हैं उसकी लोअर वॉल्यूम से। जबकि हायर लाउडर वॉल्यूम से किसी का कॉन्फिडेंस तो पता चलता है, बोल्डनेस तो पता चलती है, जिद तो पता चलती है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब हमें करना क्या चाहिए? वी शुड यूज मॉडरेट वॉल्यूम। हमें बीच की मॉडरेट वॉल्यूम यूज करनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो। अब आते हैं प्रोनाउंसिएशन। ये भी 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन एक वे है, एक स्टाइल है, एक आर्ट है, एक मैनर है, जिसमें एक पर्टिकुलर वर्ड को, एक पर्टिकुलर लेटर को या एक पर्टिकुलर साउंड को प्रोड्यूस करा जाता है, डिलीवर करा जाता है, या सेड का मतलब बोला जाता है या अटर किया जाता है ना। ये सारे ही वर्ड लिख दीजिएगा। अब हमें कौन सा प्रोनाउंसिएशन फॉलो करना चाहिए ब्रिटिश और अमेरिकन में से? वी शुड फॉलो ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। स्पीकर का प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब आता है अगला टॉपिक, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या है? प्रैक्टिस है या आर्ट है? एक स्पीच को डिलीवर करने की आर्ट या प्रैक्टिस है, लेकिन किसे? यहां पर ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, लाइव ऑडियंस को जब हम अपनी स्पीच डिलीवर करते हैं वो उस आर्ट को हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में होता क्या है? एक स्पेसिफिक कंटेंट, एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ ऑडियंस को, सेक्ट का मतलब सेक्शन है,
एक स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ ऑडियंस को बोला जाता है स्पेसिफिक गोल निर्धारित करके, स्पेसिफिक टारगेट डिसाइड करके, स्पेसिफिक रीजन को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल कल से आपके एग्जाम है मान लीजिए, तो आपके डीन आकर आपको एड्रेस करेंगे कि आपको क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है, आपको थोड़ा मोटिवेट करेंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग में क्या है, स्पेसिफिक कंटेंट है, स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ ऑडियंस है और स्पेसिफिक गोल है। जनरली इसका एम क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ट्रांसफर करना, लोगों को मोटिवेट करना एक पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए, इंस्पायर करना, टू इन्फ्यूज इन दैम स्पार्क एंड एनर्जी, एनर्जी और स्पार्क डालना। इसके अलावा बहुत सारे मैनीफोल्ड पर्पसेस हैं पब्लिक स्पीकिंग के, इंफॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना, है ना, गाइडलाइन देना, क्या करो क्या ना करो, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। इंस्ट्रक्शन का मतलब है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट नॉट टू डू, है ना, व्हेन टू डू। परसुएट करना, लोगों को कन्विंस करना किसी पॉलिसी, किसी प्रोग्राम में आने के लिए, किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उनको तैयार करना। लोगों को कभी टीच करना, कभी ट्रेन करना, कभी एजुकेट करना, लोगों की लोगों को अपस्किल करना, उनकी स्किल को बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, अपग्रेड करना, उन्हें अपडेट करने के लिए उत्साहित करना, है ना। कभी कभी एंटरटेनमेंट और अम्यूज करना भी होता है इसका उद्देश्य। अम्यूज का मतलब आनंदित करना, यानी उनका एंटरटेनमेंट करना, यानी जैसे कपिल शर्मा शो एटसेट्रा। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो 4 एलिमेंट हैं। हु यानी कि द स्पीकर, स्पीकर कौन है, स्पीकर कौन में है, में उसको 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो आप आगे जाकर पता लग जाएगा। यहां से मैं इतना बता देती हूँ कि स्पीकर को अपनी देखिए बॉडी लैंग्वेज पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, है ना, कंटेंट क्वालिटी पर फिर उसको करना चाहिए और उसको पैरालिंग्विस्टिक के सारे एलिमेंट्स पर फोकस करना चाहिए। तो ये तीनों चीजें देखनी चाहिए। टू होम यानी हम किसको अपना पब्लिक स्पीकिंग देने जा रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखना है ऑडियंस कौन है, उनका एज क्या है, एज ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उनका किस बैकग्राउंड से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से हैं, अर्बन से हैं, कारपोरेट से हैं, कल्चर क्या है, साउथ के हैं, ईस्ट के हैं, बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, एवरेज लेवल के हैं, आईक्यू लेवल कैसा है, उनकी लैंग्वेज क्या है, हिंदी भाषी हैं, इंग्लिश भाषी हैं, कैसे हैं। अब अगला आता है विद व्हाट इफेक्ट, यानी जो हम पब्लिक स्पीकिंग देने जा रहे हैं उसका टारगेट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए यहां पर हमारा मिशन आ जाएगा, गोल, टारगेट और एक्सपेक्टेड आउटकम, यानी हम इससे क्या आउटकम, क्या नतीजा निकालना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या रहेगा, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट निकलेगा। यूजिंग व्हाट मीडियम, हम कौन से मीडियम का यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हैं, स्लाइड, ब्लैक बोर्ड का सिंपली यूज कर रहे हैं, मार्कर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, है ना, चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स, टेबल्स, पिक्चर्स और इसी तरह से जो भी चीजें हैं, हम क्या चीजों का यूज कर रहे हैं वो हम आगे चलते हैं। पिलर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। तो देखिए 3 पिलर्स हैं, वर्बलाइज, वोकलाइज और विजुअलाइज। इसे आप इस तरह से प्रेजेंट कर देना, है ना, वर्बलाइज, वोकलाइज और विजुअलाइज। वर्बलाइज का मतलब वर्बल से बना है, वर्बल का मतलब होता है व्हाट वी स्पीक, क्या हमने बोला है, क्या हम बोलते हैं, यानी अब जब है तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स देखना होगा। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो हमें कंटेंट पर यहाँ फोकस करना होगा। कंटेंट हमारा रिसर्चफुल होना चाहिए, हमने बहुत रिसर्च करके बनाया हुआ हो हमारा कंटेंट, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, प्लेन वर्ड्स में होना चाहिए, है ना। वोकलाइज, अब जब एक बार आपने कंटेंट तैयार कर लिया तो फिर वोकलाइज, वोकलाइज का मतलब है वोकल, वोकल का मतलब ही है कि हाउ यू डिलीवर वर्ड्स। एक बार जब आपका कंटेंट अच्छा है, देखिए कई बार क्या होता है, कंटेंट आपने बहुत अच्छा बना लिया लेकिन आप उसे अच्छे से बोल नहीं पाए, वोकलाइज आपने अच्छे से नहीं करा, तो सारा का सारा जो आपकी नॉलेज है वो धरी की धरी रह जाएगी। कई बार आपके पास सिंपल सा कंटेंट है, साधारण सा कंटेंट है, बट आपने बोला बहुत अच्छे से उसे, तो आप विनिंग इंप्रेशन बनाएंगे अपना, है ना। तो हाउ यू डिलीवर वर्ड्स, दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट रादर देन व्हाट यू स्पीक, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें पैरालिंग्विस्टिक के सारी चीजों का प्रॉपर इस्तेमाल करना है। जैसे पिच हमारी ठीक होनी चाहिए, रिदम में बोलना है, इंटोनेशन पर ध्यान देना है, पेस, रेट, वॉल्यूम, वॉइस मॉड्यूलेशन, सबसे ज्यादा जरूरी है वॉइस मॉड्यूलेशन, और उसी में ये सारे आते हैं। सारी वोकल स्किल्स पर फोकस करके अगर हम वॉइस को मॉड्यूलेट करके बोलेंगे, यानी वेरिएशन करके बोलेंगे पिच में, तो हमारा चीजें बहुत अच्छी विनिंग हो जाएंगी।
टू विजुअलाइज। अब विजुअलाइज में क्या है कि हाउ द ऑडियंस विजुअलाइजेज यू नंबर 1 एंड विजुअलाइजेज योर प्रेजेंटेशन नंबर 2। यानी आपने कैसा इंप्रेशन दिया है ऑडियंस को, ऑडियंस यहां से आपकी पब्लिक स्पीकिंग के बाद क्या इंप्रेशन लेकर जाएगी आपके बारे में, है ना, और आपकी प्रेजेंटेशन यानी कंटेंट क्वालिटी के बारे में, है ना। तो जब आपके बारे में बात करते हैं तो देखिए इसमें विजुअलाइज कैसे करेगी ऑडियंस आपको, अगर आपने बहुत अच्छे से ड्रेसअप करे हैं, अपने आप को ग्रूम करा है, अपने आप को कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे तो आपका इंप्रेशन बनेगा और ऑडियंस आपको विजुअलाइज करेगी, लंबे टाइम तक आपको आपकी इमेज को अपने दिमाग पर इम्प्रिंट करेगी, है ना। और हाउ द ऑडियंस विजुअलाइजेज योर प्रेजेंटेशन, जब आपके प्रेजेंटेशन की बात आएगी तो आपको क्लियर रहना है, क्रिस्प रहना है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है, टू द पॉइंट रहना है, अप टू द मार्क रहना है ना। ये सब लिख दीजिएगा और ऐसे ऐसे करके लिखिएगा, यानी बुलेट डालकर, ठीक है। अप टू द मार्क रहना है, मीटर्ड और मेजर्ड टोन में बोलना है। मीटर्ड और मेजर्ड टोन का मतलब है नपातुला, मेजर्ड का मतलब नपातुला ना, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना है। प्रेजेंटेशन इन्फ्लुएंशियल और विनिंग होना चाहिए ताकि ये इंडेलिबल इंप्रेशन छोड़े आपकी ऑडियंस के ऊपर, अमिट छाप। इंडेलिबल इंप्रेशन का मतलब कभी ना खत्म होने वाली छाप छोड़े। अब आता है टिप्स टू ओवरकम स्टेज फियर एंड फ्राइट। फ्राइट का मतलब भी डर ही होता है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि स्टेज, देखिए ये तो आपकी नॉर्मल लाइफ में भी आपके काम आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है स्टेज फियर रिमूव हो जाए, फ्राइट आपका खत्म हो जाए, तो इस पर अगर आपको काबू पाना है, ओवरकम का मतलब काबू पाना है, तो क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप पर स्टेप बाय स्टेप चलो। चूज ए टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट। आप एक ऐसा टॉपिक चुन लो जिस पर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो। फिर जब आपने वो टॉपिक चुन लिया तो आपको बहुत ज्यादा उसके टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करनी है। यू हैव टू रीड ए लॉट, है ना। कलेक्ट इंफॉर्मेशन, कलेक्ट एज मच इंफॉर्मेशन एज यू में। जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है वो कर लो। कहां से करोगे, कई बार आप मैगजीन रीड करके करोगे, जर्नल्स पढ़कर करोगे, न्यूज़पेपर पढ़कर करोगे, कई बार आप वेबसाइट सर्फ करके करोगे, ब्लॉग्स पढ़ोगे, है ना, या फिर आप यूट्यूब चैनल देखोगे, या फिर डिस्कशन प्रोग्राम सुनोगे। तो बहरहाल कहीं से भी सुन करो, लेकिन यू हैव टू रीड ए लॉट एंड कलेक्ट रिच इंफॉर्मेशन। अगर छोटे में लिखना हो तो कलेक्ट रिच इंफॉर्मेशन। क्या करना है हमें, कलेक्ट रिच इंफॉर्मेशन। अब एक ये दूसरा ये पॉइंट है कि यू हैव टू प्रिपेयर मोर मटेरियल देन इज रिक्वायर्ड। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा मटेरियल तैयार करना होगा। इससे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, है ना। तो जैसे मान लो 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है तो 1.5 घंटे का मटेरियल लेकर जाओ। अगर कोई पॉइंट वहां पर खुदा ना खास्ता भूल जाते हो तो आपके पास बहुत सारी और चीजें होंगी वहां एड ऑन करने के लिए। थर्ड है हमारा प्रिपेयर ए वेल रिसर्च्ड कंटेंट। जब आप अपना कंटेंट तैयार कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करके आपको कंटेंट तैयार करना है। और जब आप कंटेंट तैयार करो उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, जो ऑडियंस की तरफ से पॉसिबल क्वेश्चन और क्वेरीज आ सकते हैं उनको एज्यूम कर लो, उनके बारे में सोच लो और उनका आंसर भी तैयार कर लो। चौथा है रीच द वेन्यू एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम। जो स्केड्यूल्ड टाइम है उससे लगभग आधा घंटा पहले पहुंचना भी आपको एडवाइजेबल है। क्यों, क्योंकि उस आधे घंटे में आप सारे अरेंजमेंट देख लोगे, अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड कर लोगे, अपना पसीना पोंछ लोगे, कंफर्टेबल हो जाओगे, लोगों से भी फ्रेंडली होने की कोशिश करोगे, है ना। एक अगला है कीप ऑन अटेंडिंग पब्लिक स्पीकिंग इवेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर पब्लिक स्पीकिंग की इवेंट को अटेंड करते रहिए। वहां क्या करना है आपको, दूसरे स्पीकर के वे ऑफ स्पीकिंग को, नॉन वर्बल क्यूज को आपको नोटिस करना है और ये भी नोटिस करना है कि किस तरह से वो अपनी ऑडियंस से मुखातिब होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। अगला आता है ट्राई टू यूज सम ह्यूमर। कुछ हेल्दी ह्यूमर हमें इन्फ्यूज कराना है। देखिए कितना भी टफ टॉपिक क्यों ना हो, अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, तो आप कहीं ना कहीं से हेल्दी ह्यूमर और रिलेटेबल ह्यूमर ले आएंगे। ह्यूमर जो है वो आपको भी रिलैक्स करेगा और आपकी ऑडियंस को भी रिलैक्स करेगा, उनको डेविएट नहीं होने देगा। उनको अगर वो वहां कहीं से उनका दिमाग हट भी रहा है तो वो अपने स्थान पर आ जाएंगे। टेक सम डीप ब्रीथ, कुछ गहरी सांसें लो, क्योंकि उससे क्या होता है जब हमारी ऑक्सीजन की फ्रेश सप्लाई जाती है ना अंदर, तो इससे आपकी नर्वसनेस जो भी थोड़ी बहुत हो भी रही है, जो फियर है, उस पर काबू पाने में मदद मिलती है। एक है टेक गुड नाइट, टेक साउंड स्लीप बिफोर साउंड स्लीप
द नाइट बिफोर यू गो टू प्रेजेंटेशन, उस रात को जिस दिन आपको प्रेजेंटेशन देना है उससे पिछली रात को आप साउंड स्लीप लो, ताकि आपका चेहरा फ्रेश लगे, आंखें शाइनिंग, आईज जो है वो शाइनिंग लगे, ग्लिटरिंग लगे, है ना, सोए सोए से, बुझे बुझे से ना लगो आप। Last but not the least, the one and only way to remove stage fear, overcome stage fear, is to go for rehearsals and repeated practices. Constant practice आपको करनी है, repeated practice करनी है, rehearsal करनी है. So practice, practice and practice. The more you will practice, the less the more you will be able to overcome your stage fear. Okay? अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेसिक्स, काइनेसिक्स का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज। काइनेसिक्स जो है वो साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। ये देखिए, ये कहा जाता है कि आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन आवर वर्ड्स। कई बार हमारे एक्शन हमारे वर्ड्स से भी ज्यादा अच्छे से बोल जाते हैं हमारी मनोस्थिति के बारे में, है ना। कई बार क्या होता है, हम ओवर एक्साइटमेंट में, या कई बार अगर हम इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया है, या तो हम ओवर जॉयस हैं, ओवर एक्साइटेड हैं, है ना, ओवर हैप्पी हैं, ओवर सारोफुल हैं, तो उस स्थिति में वी फेल टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स इनटू वर्ड्स। हम अपने थॉट्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जिस स्थिति में हमें ये लगे कि वी फेल टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स इनटू वर्ड्स, उस स्थिति में बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल जाती है, बहुत कुछ कह जाती है। बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है, जेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल, फिजिकल अपीयरेंस, एनर्जी लेवल, ये सब हमारे जो हैं ये एलिमेंट हैं काइनेसिक्स के। एक एक करके पढ़ लेते हैं। ये फीचर्स भी हैं, ये एलिमेंट्स भी हैं, ये फैक्टर्स भी हैं। डिस्टर्ब्ड मत होइएगा अगर घुमा फिरा के आ गया। पोस्चर क्या होता है, अब देखिए जेस्चर और पोस्चर होते हैं दो चीज। पोस्चर जो होता है वो हमारा ये कह लीजिए आपकी फेस के नीचे तक का जो हमारा भाग होता है, यानी हमारे आर्म्स, ये सब जो है पोस्चर में आता है। और जेस्चर में हमारी फुल बॉडी के मूवमेंट्स आते हैं। तो पोस्चर जो है वो हमारी पर्सनालिटी को डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पोस्चर ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है, ये एग्जिबिट करता है हाउ टू सिट, कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे मूव ऑन करना है, हाउ टू टेक एंट्री इनटू द रूम, कैसे एंट्री लेनी है रूम में, है ना, टेक एंट्री। हाउ टू टेक पोजिशन ऑन डायस, डायस पर कैसे खड़े होना है, डायस पर कैसे, कुछ लोग होते हैं डायस को पूरा घेर लेते हैं, है ना, झुक जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, एक प्रॉपर तरह से उस पर जो है अपनी पोजीशन को जमाना है। हाउ टू मूव इनटू द रूम, ऑडियंस के बीच में कैसे मूव करना है। हाउ टू टेक एंट्री इन द लेक्चर थिएटर, लेक्चर थिएटर में एंट्री कैसे करनी है। हाउ टू अपीयर बिफोर अदर्स, कैसे दूसरों के सामने अपने आप को दिखाना है। एंड हाउ टू मेक आवरसेल्व्स एक्सेसिबल टू अदर्स, कैसे अपने आप को दूसरों के लिए एक्सेसिबल बनाना है, रीचेबल बनाना है, यानी कैसे हम लोगों को अपने पास तक आने दें या ना आने दें। जेस्चर आता है। अब जेस्चर जो है वाइटल रोल प्ले करता है इंप्रेशन बनाने में। कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए अपना जेस्चर को मेंटेन करने के लिए, जैसे डू नॉट लीन टू मच। लीन का मतलब झुकना, बहुत ज्यादा झुकना नहीं है। अगर बहुत ज्यादा झुकेंगे तो आप अनविलिंग दिखेंगे, एनर्जी लेस दिखेगी, इनकॉन्फिडेंट दिखेंगे। डू नॉट लीन अगेंस्ट एनीवन, किसी और के सामने जाकर आपको लीन नहीं करना। कभी कभी आप सामने जो ऑडियंस बैठी है उसके डेस्क पर जाकर झुक जाते हैं, तो ये बहुत ही ऑकवर्ड और अनप्रोफेशनल जेस्चर है ना। डू नॉट प्ले विथ चेन, ये तो एक बहुत ही कॉमन है। जब आपको डर सा लगता है ना, तो आप या तो आप ओवर एक्साइटेड होते हैं तो आप अपनी चेन को घुमाने लगते हैं, रिंग से खेलने लगते हैं, उतारोगे पहनोगे, है ना। हैंडकरचीफ, अपने जो है जो आपका रुमाल है उसके गांठे बनाने लगते हैं। तो आपको कुछ भी ऐसे जेस्चर नहीं करने हैं। डू नॉट प्ले विद एनीथिंग दैट यू आर होल्डिंग इन योर हैंड, चाहे वो चेन हो, रिंग हो या हैंडकरचीफ हो। कीप योर हैंड्स डाउन, अपने हैंड्स को डाउन रखना है और माइल्ड मूवमेंट्स करने हैं, यानी छोटे छोटे मूवमेंट्स करने हैं। बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं फेंकने, क्योंकि वो बहुत आर्टिफिशियल हो जाता है। स्टैंड एट द सेंटर, यहाँ आप जब रूम में जाएं, है ना, लेक्चर थिएटर में जाएं, तो आपको सेंटर में खड़ा होना एडवाइजेबल है, जहां से यू कैन सी एवरीवन एंड यू कैन एस्टैब्लिश प्रॉपर आई कांटेक्ट टू ईच एंड एवरी मेंबर सिटिंग इन द हॉल, है ना, विदाउट एनी हिंडरेंस, विदाउट एनी बैरियर। एंड वेयर फ्रॉम ऑडियंस कैन आल्सो सी यू वेदर दे आर सिटिंग एट द बैक, वेदर दे आर सिटिंग एट द कॉर्नर। तो ये दो ऑडियंस भी आपसे प्रॉपर आई कांटेक्ट बना सके और आप भी ऑडियंस में से हर मेंबर से प्रॉपर आई कांटेक्ट बना सके, इसके लिए जरूरी है, एडवाइजेबल है कि यू हैव टू स्टैंड एट द सेंटर।
डू नॉट टेक सपोर्ट ऑफ द वॉल। कई बार हम क्या करते हैं, वॉल पर बहुत लीन कर जाते हैं, वॉल का सपोर्ट लेते हैं, तो हमें खड़े होते समय वॉल का सपोर्ट नहीं लेना है। तो कुछ ये जेस्चर्स हैं जो हमें बहुत जेस्चर कट को अच्छा बनाने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए, इम्प्रेशन इम्प्रेश मतलब इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए, है ना, एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए जेस्चर में हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। आई कांटेक्ट, ये अलग से भी आ सकता है रोल ऑफ आई कांटेक्ट करके 2 मार्क्स में। आई कांटेक्ट एक वाइटल रोल प्ले करती है काइनेसिक्स में। आई कांटेक्ट सबसे पहले तो हमें क्या रोल क्रिएट करती है, हमें बहुत कॉन्फिडेंट बनाती है। इस दूसरा रोल क्या है, दूसरा रोल ये है कि इट आल्सो हेल्प टू रीड द मूड ऑफ द ऑडियंस। ये ऑडियंस के मूड को रीड करने में हेल्प करती है कि वो बोरिंग तो नहीं है ना, ऐसे करके लिख देना, इरिटेटेड तो नहीं है, प्रेजुडाइज्ड तो नहीं है, डाइवर्टेड तो नहीं है, फ्लाइटी तो नहीं है, इनएक्टिव तो नहीं है। जब आप ऑडियंस से आई कांटेक्ट बनाएंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि ऑडियंस क्या सोच रही है ना। ऑडियंस होस्टाइल तो नहीं है, होस्टाइल का मतलब आपसे विरोधी तो नहीं है आपकी। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी आईज 3 से 5 सेकंड से ज्यादा किसी पर फिक्स नहीं करनी चाहिए, फिर वो गेजिंग में आ जाता है, घूरने में आ जाता है। स्माइल, स्माइल के बारे में ये बॉक्स में लिखिएगा, इट इज सेड दैट फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। ये कहा गया है कि फेस जो है माइंड का इंडेक्स है। स्माइल हमारे फेशियल इंप्रेशन को बनाती है। नंबर 1, स्माइल का क्या रोल है, हमारे फेशियल इंप्रेशन को एक डायरेक्शन देती है, एक सजाती है ना। फेवर ऑफ द स्माइल ऑडियंस का फेवर विन करने में सहायता करती है, हमें ऑडियंस से कनेक्ट करती है, क्योंकि और अगर आप स्माइलिंग फेस लेकर जाओगे तो ऑडियंस आपसे फ्रेंडली हो जाएगी, डरेगी नहीं, है ना, तो कनेक्ट करती है। बी फ्रेंडली विद द ऑडियंस। स्माइल ही वो चीज है जो हमें ऑडियंस से फ्रेंडली करती है, ताकि वो हमसे बोलने में, हमसे क्वेश्चन पूछने में कंफर्टेबल फील करें, इजी फील करें और अपने डाउट को अच्छे से रख सकें। फिजिकल अपीयरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन ही कई बार लास्ट हो जाता है। तो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को रिमार्केबल, इंप्रेसिव बनाने के लिए आपको कुछ चंद बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रॉपर बॉडी हाइजीन बहुत मस्ट है। कई बार हम बहुत सच संवर लेते हैं, लेकिन बॉडी की आंतरिक चीजों पर, स्किन पर, नेल पर, फीट पर, एंकल्स पर, एल्बो पर, नेक पर, स्किन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, है ना। तो ये चीजें जरूरी हैं कि नेल केयर, फीट केयर, एंकल, है ना, एल्बो। आपने बहुत, हाथ तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो एड़ियां हैं, वो आपकी जो एल्बोज हैं, कोहनियां हैं, वो आपकी बड़ी काली काली सी हो रही हैं, डर्टी डर्टी सी हो रही हैं, तो बड़ा गंदा सा इंप्रेशन जाता है, आपको खुद भी बहुत नेगेटिविटी रहेगी। जब आप साफ करके रहोगे तो बहुत सुंदर लगोगे आप अपने आप को। तो देखिए, किसी और के लिए ना सही, अपने आप को तो सुंदर लगना जरूरी है, अपने आप में एक पॉजिटिविटी आना जरूरी है पर्सनालिटी से। हेयर की बात करें तो हेयर वेल ट्रिम्ड होने चाहिए, अच्छे से ट्रिम किए हुए होने चाहिए, ऊपर उबड़ खाबड़ ना हो, वेल कॉम्ड हो, अच्छे से कॉम करे हुए हो। और अगर आपको जेल लगाने की आदत है तो प्रॉपरली जेल्ड हो। लेकिन जेल लगाना क्या है, एडवाइजेबल, कि अगर आपको सुबह कहीं जाना है तो रात को जेल लगा लो। तो एकदम से जो ताजे ताजे लगाओगे ना तो वो शो ऑफ होता है ना। लेकिन अगर रात को लगाकर सोगे तो बाल तो सेट हो जाएंगे, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा कि आपने जेल का यूज करा है। नेल जो है वो प्रॉपरली पेयर्ड होने चाहिए, यानी पेयर का मतलब नेल जब काटते हैं तो उसके लिए पेयर वर्ड का यूज होता है। ड्रेस जो है वो ओकेजन के अनुरूप होनी चाहिए, कल्चर के, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अनुरूप होनी चाहिए। अब कहीं का कल्चर कुर्ते पजामे का है, आप पहन गए वहां टाई, है ना, कहीं टाई का कल्चर है, आप पहन गए वहां पर जो है क्या कहते हैं, कुर्ता पजामा, तो बड़ा गंदा और हास्यास्पद इंप्रेशन पड़ेगा ना। तो ड्रेस जो भी पहन रहे हैं वो ओकेजन, पूजा का ओकेजन है तो ट्रेडिशनल पहनो, है ना। कारपोरेट का कल्चर है तो थोड़ा सा जो है टाई, मतलब ऑफिशियल फॉर्मल ड्रेस पहनो। अगर आप रूरल लोगों के पास जा रहे हो इंटरेक्शन के लिए तो सिंपल से कपड़े पहनो, एक शर्ट और पैंट पहनो, बहुत ज्यादा टाई वाई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में वो लोग फिर आपको हेजिटेट करते हैं आपसे बात करते हुए। ड्रेस जो भी पहनो प्रॉपरली आयरन होनी चाहिए, प्रॉपरली क्रीज्ड होनी चाहिए। लड़कियों के कपड़ों में क्रीज बनाने की जरूरत नहीं होती है। कई बार हमने ये सारी चीजें अच्छी कर ली, लेकिन फुटवेयर की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो फुटवेयर जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, वेयर कर रहे हैं, वो कोजी हो। कोजी का मतलब आरामदायक हो, यानी पैरों में पीड़ा ना हो पहनकर, जैसे हाई हील्स वगैरह। और प्रोफेशनल हो, है ना, हाई हील्स नहीं पहनना है। गॉडी फुटवेयर, यानी कि जो गॉडी का मतलब भड़काऊ फुटवेयर नहीं पहनने हैं, है ना।
ये आपके इंप्रेशन को स्पॉइल कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। गॉडी ज्वेलरी का यूज नहीं करना है, हैवी मेकअप का यूज नहीं करना है। गॉडी ना याद हो तो हैवी ज्वेलरी का यूज कर लेना। तो हैवी ज्वेलरी और हैवी मेकअप यूज नहीं करना, बड़ा लाइट सा मेकअप यूज करो जो पता ना लगेगा, है ना, झलके ना। अब हम ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हैंडबैग जो हम ले रहे हैं, कैरी बैग जो ले रहे हैं, उससे भी इंप्रेशन पड़ता है। वो गॉडी नहीं होना चाहिए, लेदर बैग या ब्रीफकेस ब्लैक या ब्राउन कलर का वो लेना चाहिए। फिर एक नीटली फोल्डेड नीट एंड क्लीन हैंडकरचीफ अपनी राइट पॉकेट में रखा हुआ होना चाहिए, अच्छी तरह से मुड़ा हुआ। अब ये तो कुछ फीचर्स थे, एलिमेंट थे। इसके अलावा कुछ और भी फीचर हैं काइनेसिक्स के। जैसे पहला है कि स्क्रीन को कैसे यूज करना है। अगर आप नहीं कर पाए तो इनमें से कोई भी जो आपके पॉइंट अच्छे लगे वो अपना डायरी में नोट डाउन करते रहिए कीवर्ड्स को, और उनकी हेल्प से लिख दीजिएगा आंसर। ये लिखना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अच्छे बच्चे मतलब लिख पा रहे हैं, कैपेसिटी है, तो लिख दीजिएगा। देखिए स्क्रीन को यूज करते समय स्टैंड बाय द स्क्रीन, स्क्रीन के एक तरफ हटकर खड़ा होना चाहिए जब आप पॉइंटिंग आउट कर रहे हो। पॉइंटर के हेल्प से आपको पॉइंटिंग आउट करते समय स्क्रीन के एक तरफ रहना है। स्टैंड अवे फ्रॉम इट, स्क्रीन से हट जाइए जब आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कर रहे हैं। हाउ टू लुक एनर्जेटिक, एनर्जेटिक कैसे दिखें। एनर्जी आपकी आईज में होनी चाहिए, स्पार्कलिंग आईज होनी चाहिए, ब्राइट आईज होनी चाहिए, ब्राइटनिंग आईज होनी चाहिए, वॉइस में एनर्जी होनी चाहिए, मूवमेंट्स में एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियल नहीं होना है। स्टैंड स्ट्रेट, थोड़ा सा स्ट्रेट खड़े होइए, झुककर बहुत ज्यादा झुकना नहीं है। अपनी आर्म्स और लेग्स को क्रॉस नहीं करना, इससे क्या पता लगता है कि आप अनविलिंग हैं। रिलैक्स, आप बहुत ज्यादा टेंशन में ना हो। रिलैक्सिंग स्पीकर को बहुत ज्यादा ध्यान से सुना जाता है ना। ए रिलैक्सिंग स्पीकर इज मोर केयरफुली लिसन्ड टू। अगर आप रिलैक्सिंग है तो आपकी ऑडियंस आपको ज्यादा ध्यान से सुनती है। अगर आप बहुत हैपहैजर्ड वे में आए हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, है ना, तो आपको कौन सुनेगा फिर। ऑडियंस ऐसे स्पीकर में ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाती है जो कूल होता है, काम होता है, रिलैक्सिंग होता है और कंफर्टेबल होता है। पीपल लोग आप पर फोकस नहीं करेंगे अगर आप इम्पेशेंट दिखेंगे, अनकंफर्टेबल, अनऑर्गेनाइज्ड और स्कैटर्ड का मतलब है बिखरे हुए दिखाई देंगे। आपकी किताबें इधर जा रही हैं, फाइल में पन्ने इधर गिर रहे हैं, तो ये बहुत ही हास्यास्पद हो जाएगा। तो ये काइनेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे सेकंड प्रायोरिटी पर जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन 2 मार्क्स में बहुत अच्छा से आ सकता है कि क्रोनोलॉजी होती है तो होती क्या है। क्रोनोलॉजी टाइम मैनेजमेंट को कहते हैं, है ना। टाइम मैनेजमेंट अब क्या है, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं कि किस तरह से हम अपनी एक्टिविटीज को, प्रोजेक्ट को और टास्क को, अपने डीड्स को, अपने वर्क को कैसे हम अलॉटेड टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे, और वो भी कैसे प्रायोरिटी सेट करते हुए। तो देखिए इसमें 4 बातें हैं कि हम कैसे अपनी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करेंगे, डिवाइड करेंगे। दूसरा, जो हमें स्लॉट मिला हुआ है, टाइम स्लॉट, उसमें कैसे डिवाइड करेंगे। और तीसरा है प्रायोरिटी सेटल करते हुए, यानी जितना भी टाइम मिला है उस दिए हुए, उस मिले हुए टाइम में किस तरह से अपनी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को, कहाँ पर कब सोएंगे, कितना सोना है, कितना खेलना है, कितना मोबाइल देखना है, कितना पढ़ना है, कितना मैथ्स करना है, कितना सॉफ्ट स्किल करना है। तो ये चीजें जब हम प्रायोरिटी सेट करते हुए गिवन टाइम स्लॉट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करेंगे तो दिस इज द थिंग दैट वी कॉल टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है वो सक्सेस की कुंजी है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे क्लास में, वो एंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं, दंगा शैतानी सब कर लेते हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे आते हैं। वो सिर्फ उनका गट्स नहीं है, गट्स तो है, लेकिन वो गट्स कहाँ से शुरू होता है, टाइम मैनेजमेंट से शुरू होता है। द मोर इन्फ्लुएंशियली वी विल मैनेज आवर टाइम, द मोर सक्सेसफुल वी विल बी। जितना इन्फ्लुएंशियली हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल हम होंगे। टाइम मैनेजमेंट की टिप्स है। पहली टिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, सेट ए गोल। अपने जीवन का नहीं बल्कि हर अगले दिन का, रात में अगले दिन का गोल बना लीजिए। अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स कर लीजिए कि क्या आपकी प्रायोरिटीज है, और टारगेट को, फिर गोल को आप हिट 1 बाय 1, ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप हिट करते जाइए, यानी अचीव करते जाइए। फिक्स ए डेडलाइन, अपनी खुद की डेडलाइन, समय सीमा बना लीजिए बहुत सारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए, यानी डोंट वेट फॉर अदर्स डेडलाइंस। जो आपको दूसरे लोग डेडलाइन देंगे उन पर जाने की जरूरत नहीं है, अपनी खुद की डेडलाइन बनाओ डिफरेंट टास्क को अचीव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। एक ये बहुत अच्छा है, टेक ए ब्रेक बिटवीन टास्क, टास्क के बीच में ब्रेक लो, और यूज पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है,
पोमोडोरो टेक्निक में हमें क्या करना होता है कि हमें मान लीजिए हम आधा घंटा पढ़े तो हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। एवरी आफ्टर 30 मिनट्स टेक ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। इस ब्रेक में आप मोबाइल छूने की बजाय कुछ भी, मोबाइल छूने की अतिरिक्त कुछ भी काम कर सकते हैं। मोबाइल छुआ तो 1 मिनट, वो 5 मिनट तो 50 मिनट में हो जाएंगे। टेक ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। तो इसमें ऐसे जो 4 पोमोडोरो जब हो जाते हैं ना, 30 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक, फिर 30 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक, तो ऐसे जब 4 बार पोमोडोरो 4 कर लेते हो ना आप साइकिलिस्ट के, तो फिर आप आधे घंटे का लॉन्ग ब्रेक लेते हो, है ना। तो जब आप ब्रेक के बाद आते हो तो री एनर्जाइज्ड फील करते हो, मतलब ज्यादा फोकस्ड होकर आते हो। अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखो। अब ऑर्गेनाइज करने का मतलब है व्यवस्थित रखो, यानी कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कौन सी फाइल कहाँ जानी है। तो जब आप चीजों को ऑर्गेनाइज यानी सही से संभाल कर रखोगे, उनकी जगह पर जो नियत जगह है, उनकी जो प्रेस्क्राइब्ड जगह है, उस जगह पर चीजों को रखोगे, तो आपकी चीजें जो है, चीजें ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब मान लो सुबह को कॉलेज जाना है, आपका बैग लगाया ही नहीं आपने, कोई कॉपी कहाँ पड़ी है, कोई कॉपी पापा के ड्राइंग रूम में है, कोई मम्मी के बेडरूम में है, कोई पता नहीं पलंग के नीचे पड़ी है, कोई गिर गई नीचे। तो ऐसे नहीं करना है, बल्कि अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। प्लान योर फर्दर एक्टिविटीज इन एडवांस। कल की एक्टिविटीज को रात को ही सेटल डाउन करके सो कि सुबह उठते ही मैं 5 मिनट ये किताब पढ़ लूंगा, 5 मिनट में ये सॉफ्ट स्किल के नोट्स रिवाइज कर लूंगा, और फिर नहा लूंगा, उसके बाद बस में जाते हुए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लूंगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, पोस्टपोन। अगर हमें नहीं आ रहा ये वर्ड तो पोस्टपोन। हमें कल के लिए कोई भी काम छोड़ना नहीं है, क्योंकि जितना हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जितना हम पोस्टपोन करते हैं, जितना प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, उतना ज्यादा हमारे टास्क में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। आप आज का काम आज ही निपटा लेंगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा, कल करेंगे तो ज्यादा जटिल हो जाएगा, उससे अगले दिन करेंगे तो और ज्यादा जटिल हो जाएगा, एक हफ्ते बाद करेंगे तो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे आप। अब आता है रिमूव नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज। अपने आसपास से जो अनप्रोडक्टिव अनयूजुअल एक्टिविटीज है, नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज हैं, उनको हटा दीजिए। जैसे मोबाइल से हटा दीजिए, है ना, दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा घूमना फिरना हटा दीजिए, जो भी आपको लगता है कि नॉन एसेंशियल है उनको हटा दीजिए। एक ये इंपॉर्टेंट है, प्लान अहेड। कल के अहेड का मतलब आगे का, आगे की प्लानिंग कर लीजिए ताकि फर्दर स्टेप लेने में आपको कोई रुकावट ना आए। रोल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का रोल क्या है? देखिए, ये एक इंडिविजुअल को वेल मैनर्ड रखता है, वेल डिसिप्लिन रखता है, पंक्चुअल रखता है, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड रखता है। ये हमारे टास्क को कंप्लीट अहेड ऑफ टाइम यानी बिफोर डेडलाइंस, बिफोर गिवन डेडलाइंस, जो हमें डेडलाइंस मिली हुई हैं, उन डेडलाइंस से पहले हमें कामों को पूरा करने में हमारा सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। स्टेइंग विद इन टाइम लिमिट इज ए साइन ऑफ कर्सी एंड प्रोफेशनलिज्म। टाइम लिमिट के अंदर स्टे करना एक प्रोफेशनलिज्म का भी साइन है और कर्सी यानी विनम्रता का साइन है। कैसे? आपने किसी से कह दिया कि मैं कल 11 बजे आपको नोट्स दे दूंगा, आपने अगर 11 बजे दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं दिए तो ये देखिए कितना ज्यादा खराब हो जाएगा ना कि आपने प्रॉमिस करके तोड़ दिया। अब आता है कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स इन प्रोस्पेक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के क्रम में कैटेगरी क्या है इंडिविजुअल्स की? तो दो तरह के इंडिविजुअल होते हैं, मोनोक्रोमिक और पोलोक्रोमिक। मोनोक्रोमिक जो है वो टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं, वो स्ट्रांग होल्ड रखते हैं हर सिंगल मिनट पर, हर सिंगल सेकेंड उनके लिए उनके स्ट्रिक्ट कंट्रोल में होता है ना। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने जॉब पर, अपने असाइनमेंट पर, प्रोजेक्ट पर, लाइबिलिटीज पर बहुत ज्यादा फोकस करके काम करते हैं। ऐसे लोग टाइम कमिटमेंट को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। कैसे? मान लो उन्होंने आपसे, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि 11 बजे नोट्स दूंगी तो दे दो, आपने किसी से कहा है कि मुझे 10 बजे पहुंचना है वहां पर, तो आप पहुंच जाओ, है ना, 9:55 पर ही पहुंच जाओ। कुछ टीचर आपने देखे होंगे कि वो लेक्चर में 5 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं, बाहर खड़े रहते हैं कि कब पहला वाला टीचर बाहर निकले तो मैं जल्दी से क्लास में एंटर करूं। ऐसे लोग जो है टाइम को ट्रीट करते हैं कमोडिटी की तरह, एसेट की तरह, पूंजी की तरह। यानी ऐसे लोग, देखिए पूंजी में क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि देखिए पैसा तो आप कमा लेंगे, लेकिन जो टाइम एक बार चला गया है, टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन्ड। आपका जो टाइम आज चला गया वो आप वापस नहीं ला सकते। कल हो सकता है आपने बहुत पैसा कमा लिया, क्या आप चाइल्डहुड को वापस ले आएंगे? नहीं लाएंगे। तो ऐसे लोग जो हैं वो टाइम को भी एक कमोडिटी, एक वस्तु, एक पूंजी, एक अमाउंट, एक एसेट की तरह मानते हैं। ऐसे लोग हाईली पंक्चुअल होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, काम को टाइम से पहले कंप्लीट करते हैं, वेन्यू में टाइम से पहले पहुंचते हैं। ये नहीं है कुछ भी। पॉलीक्रोमिक।
पॉलीक्रोमिक लोग जो है वो टाइम की वैल्यू नहीं करते, ऐसे लोग अपॉइंटमेंट को तोड़ देंगे। उनके लिए प्रोफेशनल लायबिलिटीज जो हैं लेसर होती हैं पर्सनल एंगेजमेंट से। यानी अगर आप एक टीचर हैं, आपके घर में शादी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो शादी में 10-10 दिन तक चला जाएगा, बच्चे के एग्जाम हैं तो होते रहें। ऐसे लोग 9 से 5 के बाद आपका फोन पिकअप नहीं करेंगे, क्वेरी सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। वो अपनी ड्यूटीज को लिंगर ऑन करते हैं, लटका कर रखते हैं, टालते हैं, लटका देते हैं। दे प्रोक्रेस्टिनेट द वर्क, काम को पोस्टपोन करते रहते हैं कल पर या आगे आने वाले दिनों पर, है ना। उनके पास नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस होते हैं टास्क को डिले करने के लिए, असाइनमेंट को डिले करने के लिए, देरी करने के लिए जो उनको टास्क दिया जाता है। तो ये है। अब आता है प्रॉक्सिमिक्स। ये देखिए थोड़ा लंबा यूनिट है बट आप घबराना मत, प्रॉक्सिमिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे 3rd प्रायोरिटी पर तैयार करिएगा। प्रॉक्सिमिक्स में स्पेस की स्टडी होती है, यानी ये इंडिकेट करता है कि कितना स्पेस, कितना डिस्टेंस जो है, it indicates how much space or distance one has to maintain while conversing on different levels। जब हम different लेवल पर, जैसे जब डायरेक्टर सर के साथ डिस्कस करते हैं, या जब हम क्या कहते हैं फैकल्टी के साथ डिस्कस करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं, तो इन सब डिफरेंट लेवल्स पर डिस्कशन करते हुए, कन्वर्सेशन करते हुए हमें अपने ऑफिसर के साथ, अपने घर वालों के साथ कितनी डिस्टेंस मेंटेन करती है, यही इसी की स्टडी प्रॉक्सिमिक्स कहलाती है। प्रोफेशनल ग्राउंड्स पर ये जो है डिस्टेंस को मेंटेन करना साइन ऑफ कर्सी है, मैनरिज्म है, और जो है हमें सीनियोरिटी और अथॉरिटी के बेसिस पर सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। जैसे डायरेक्टर सर के साथ हमें ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके बात करनी चाहिए। आपने देखा भी होगा जब आप डायरेक्टर सर के केबिन में जाते हैं तो आप बहुत दूर खड़े होकर बात करते हैं। फैकल्टी के पास आप जब केबिन में जाते हैं तो आप पास में जाकर बैठ जाते हैं, है ना। घर वालों के पास आप लिपट भी जाते हैं उनसे। तो प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है कि किस तरह से स्पेस ह्यूमन इंटरेक्शन में जो है यूज करा जाएगा, यूटिलाइज करा जाएगा। अब जब जब हमारा प्रॉक्सिमिक्स का नाम आता है तब तब एक स्कॉलर का नाम आता है, उनका नाम है टी.एस. हॉल। इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो टी.एस. हॉल ने प्रॉक्सिमिक्स के सिद्धांत में 4 स्पेस दिए हैं, 4 लेवल बताए हैं, पर्सनल, पब्लिक, इंटीमेट, सोशल। पर्सनल लेवल, अब देखिए इस चार्ट से समझिएगा। पर्सनल लेवल में क्या होता है, पर्सनल स्पेस या लेवल एक ही बात है, ठीक है। पर्सनल स्पेस में हमें 1.4 फीट की 1.5 फीट की जो है, सॉरी, पर्सनल स्पेस में हमको 1.5 से 4 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है। इंटीमेट स्पेस में हम 1.5 फीट की स्पेस मेंटेन करते हैं। सोशल में 4 से 12 की, और पब्लिक में 12 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। पर्सनल स्पेस को देखते हैं। इसमें 2 चीजें देखनी है, एक तो स्पेस कितनी मेंटेन करनी है और ये कहां पर यूज होगा। पर्सनल स्पेस में हमें 1.5 फीट से 4 फीट की दूरी मेंटेन करनी होती है, और ये जोन में रहकर, ये जोन वो वाला जोन है जिसमें हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं, फैमिली के साथ इंटरेक्शन करते हैं, अपने क्लोज एक्वेंटेंसेस, जो क्लोज हमारे परिचित हैं, एक्वेंटेंसेस का मतलब क्लोज परिचित हैं, उनके साथ हम ये वाला डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। जैसे जब फ्रेंड्स मिलते हैं कई साल बाद और गेट टुगेदर करते हैं तो हम पर्सनल स्पेस में जाकर इंटरेक्शन करते हैं। पब्लिक स्पेस में 10 से 12 पब्लिक स्पेस में 12 फीट या उससे ज़्यादा होता है, और ऐसा जोन जो है प्रोफेशनल सेटिंग में अप्लाई होता है जब एक पर्सन, एक स्पेशलाइजेशन वाला व्यक्ति, एक की स्पीकर, एक हायर ऑफिसर जो है, हायर ऑफिशियल जो है, वो एक लोगों के ग्रुप को एड्रेस करता है। जैसे कि जब डीएम सर आते हैं, है ना, साइबर सिक्योरिटी पर सेमिनार देने, डीएम्स लेक्चर ऑन साइबर सिक्योरिटी। जब कभी कभी चेयरमैन सर आते हैं क्लास में। सोशल स्पेस में 4 से 12 फीट की वो होती है, दूरी होती है। इसमें जब कोई सोशल स्पेस में होता है तो जो है इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब आप अपने ऑफिसर्स से व्हेन यू मीट, ये लिख लीजिए, व्हेन यू मीट योर ऑफिसर्स एट अनऑफिशियल लेवल। जैसे जब आपके ऑफिसर्स आपको मॉल में मिल जाएंगे, है ना, जब वो किसी कॉमन पार्टी में, कॉमन फ्रेंड की वेडिंग फंक्शन में मिल जाएंगे, फेयर में मिल जाएंगे, तब जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो वो सोशल स्पेस में जाकर करते हैं। इंटीमेट में क्या होता है,
1.5 फीट या इससे भी कम का होता है। और ये जोन किसके लिए होता है? रोमांटिक पार्टनर्स के लिए, क्लोज फैमिली मेंबर्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, है ना, और नियर नियर वंस के लिए। तो ये हमारा प्रॉक्सिमिक्स था। अब आता है न्यूएंसेस एंड मोड्स ऑफ वॉइस डिलीवरी। ये भी जो है 4th प्रायोरिटी पर तैयार करेंगे आप। देखिए, आपकी अच्छी प्लानिंग जो है अच्छे प्रेजेंटेशन की बैकबोन है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस तरह से आप अपनी स्पीच को डिलीवर कर रहे हो, यानी मैनर ऑफ डिलीवरी। कई बार क्या होता है कि आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है बट मैनर ऑफ डिलीवरी आपका पुअर है, वीक है, तो आपका अच्छे से अच्छा कंटेंट की जो क्या कहते हैं क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है, राइट। लेकिन कई बार आपके पास साधारण कंटेंट होता है बट मैनर ऑफ डिलीवरी आपका इतना इम्प्रेसिव होता है, इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि साधारण से साधारण कंटेंट में आप जान डाल देते हैं। तो 4 मोड्स हैं वॉइस डिलीवरी के। मैनस्क्रिप्ट का मतलब ही है कि स्क्रिप्ट के साथ होना। मैनस्क्रिप्ट में क्या होता है कि जो स्पीकर है वो हर वर्ड को राइट डाउन कर लेता है ना, जो भी उसे बोलना है। तो उसका हर वर्ड प्लान्ड होता है, सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड होता है। ये मेथड यूज कब होता है? जब आइडिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, टफ हो, डिफिकल्ट हो, और या फिर डाटा बेस्ड इंफॉर्मेशन हो, बहुत सारी टेबल्स हो, बहुत सारे रूल्स हो, है ना, तो तब यूज होता है। एडवांटेज क्या है इसमें? स्पीकर को हर वर्ड पर एक्सेस मिलता है, रीच मिलता है, हर वर्ड उसके पास रिटन में होता है, तो कोई गैस वर्क की मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं होती है ना। स्पीकर क्योंकि मेमोराइजेशन नहीं चाहिए, गैस वर्क नहीं चाहिए, तो स्पीकर बहुत कॉन्फिडेंट, इजी और टेंशन फ्री रहता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आई कांटेक्ट आप नहीं कर पाते, क्योंकि ऑल द टाइम योर आईज आर स्टक ऑन द पीस ऑफ पेपर। अगर आपके पास कितने भी अच्छे नोट्स हैं लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन आपका इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्लो ऑफ वॉइस डिलीवरी है, वॉइस डिलीवरी आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन अगर आपका सही नहीं है, आपने पैरालिंग्विस्टिक को अच्छी तरह से फॉलो नहीं करा है, उसके एलिमेंट को, रेट, पेस, रिदम, इंटोनेशन आपका प्रॉपर नहीं है, तो सारी की सारी स्पीच का इफेक्ट डाउन हो जाता है। अगला आता है मेमोराइजेशन। मेमोराइज्ड स्पीच जो है पूरी तरह से एडवांस में प्रिपेयर्ड होती है। इसमें स्पीकर को नोट्स के यूज करने की इजाजत नहीं होती। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, जब हम एक स्पीच को मेमोराइज करते हैं तो वो पोइम को मेमोराइज करना वर्ड टू वर्ड, जैसे हम वर्ड बाय वर्ड किसी फॉर्मूला, कोई पोइम रिवाइज मेमोराइज करते हैं, वो उसके जैसा नहीं होता। हमें इसमें क्या करना होता है कि हमें स्क्रिप्ट को मेमोराइज नहीं करना, बल्कि हम आउटलाइन पर वर्क करते हैं। एक पैराग्राफ की आउटलाइन बना ली और उस आउटलाइन को की हेल्प से हम कंटेंट को बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। तो जब तक, जैसे मान लीजिए आपने आउटलाइन बनाई, हर पैराग्राफ में 3-3 आउटलाइन बनी, लेकिन जब आपने पहली बार रिहर्सल करी तो आप हो सकता है एक ही आउटलाइन बोल पाए, जब दूसरी बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप हो सकता है तीनों बोल पाए। तो आपने इस तरह से जब 10 पैराग्राफ बनाए, 10 पैराग्राफ में 30 आउटलाइन है, तो शुरू में आप 15 पर फोकस कर पाएंगे। तो आपको इसकी आउटलाइन पर प्रैक्टिस करनी है until and unless you can recall the content in full। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। एडवांटेज इसमें यही है कि स्पीकर अपने ऑडियंस को डायरेक्टली फेस कर सकता है और बहुत ज़्यादा अच्छे से डायरेक्टली आई कांटेक्ट स्टैब्लिश कर सकता है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है स्पीकर और ऑडियंस के बीच में। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? स्पीकर फॉरगेटफुल हो सकता है, और अगर वो स्टक हो गया कहीं पर तो सिचुएशन बहुत एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऑकवर्ड हो जाएगी। स्पीकर फ्रीज हो सकता है। इस इजी वर्ड्स में बोले, स्पीकर में फॉरगेट, फ्रीज और स्टक, है ना। प्रॉपर प्रिपरेशन के लैक में, अभाव में, स्पीकर अनइजी, अनकंफर्टेबल हो जाता है और इनकॉन्फिडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनकॉन्फिडेंट। इम्प्रॉम्प्टू में स्पीकर को ऑफ द कफ बोलना होता है। ऑफ द कफ का मतलब तुरंत, अचानक। क्लास में अभी आपने देखा होगा जब कोई टीचर पढ़ा रहे होते हैं, वो अचानक जो है श्वेता को खड़ा कर देते हैं, खड़े हो श्वेता, बताओ मैंने क्या पढ़ाया। तो ये इम्प्रॉम्प्टू है। इसमें एक नॉट इवन ए सिंगल सेकेंड इज गिवन टू थिंक। इसमें एक सिंगल सेकेंड भी नहीं दिया जाता। लिख देती हूं यहां पर, नॉट इवन ए सिंगल सेकेंड इज गिवन। एक सिंगल सेकेंड भी नहीं दिया जाता। is given to think। सोचने के लिए आपके पास एक सेकंड भी नहीं होता, आपको बिल्कुल ऑफ द कफ बोलना होता है। यानी कफ, ये जो कॉलर के कफ होते हैं ना, उनको ऊपर करने तक का आपको टाइम नहीं मिलता, उससे याद रखना। स्पीकिंग विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, इसमें बिना किसी पूर्व तैयारी के आपको बोलना होता है। जैसे वाइल रिसीविंग सम अवार्ड, अवार्ड लेते हुए आपको बोलना हो सकता है। वेलकम एड्रेस देते हुए बोलना पड़ सकता है। वोट ऑफ थैंक्स में आपको बोलना पड़ सकता है कि भाई आपने 5 लोगों के लिए थैंक्स लिखा, छठा आदमी एकदम से आ गया तो उसकी रिगार्ड में आपको बोलना हो सकता है। एंकरिंग में बहुत होता है ये,
वाइल एंकरिंग। एंकरिंग में तो एंकर का रोल ही है कि ऑफ द कफ बोलना है। आपने बहुत सारी चीजें पहले से तैयार कर ली, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको वहीं पर ऐड ऑन करनी होंगी। किसी गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हुए किसी इवेंट में या डायस के ऊपर, वहां पर भी आपको इम्प्रॉम्प्टू में बोलना होता है। एडवांटेज ये है कि इसमें स्पीकर के पास बहुत सारा स्कोप होता है बोलने का। कोई स्पेसिफाइड टॉपिक पर नहीं बोलना है आपको, टॉपिक स्पेसिफाइड नहीं होता, टॉपिक की स्पेसिफाइड होने की लिमिटेशन नहीं होती है, कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई स्पेसिफिक टॉपिक या थॉट पर नहीं बोलना है। और दूसरा यह है कि बहुत ही कम वर्ड्स में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट में आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं, ऑडियंस का फेवर विन कर सकते हैं और उनके ऊपर एक कभी ना खत्म होने वाला इनडेलिबल इंप्रेशन आप छोड़ सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर इम्प्रॉपर प्रैक्टिस है तो आप स्पीचलेस हो सकते हैं, अनइजी हो सकते हैं, अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, है ना, फ्रीज हो सकते हैं, स्टक हो सकते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या मतलब क्या बोलना है आपको। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब आते हैं एक्सटैम्पोर पर। एक्सटैम्पोर में हमें क्या करना होता है? एक्सटैम्पोर भी देखिए इम्प्रॉम्प्टू जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें 5 से 7 मिनट सोचने के लिए मिल जाते हैं। आपको 5 मिनट या 7 मिनट का टाइम मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जैसे वो जो 5-7 मिनट पहले आपको टॉपिक डिक्लेयर हो गया, तो उस 5-7 मिनट में आप आउटलाइन के फॉर्म में कुछ नोट्स बना लेते हैं जो आपकी मेमोरी को ट्रिगर करते हैं, उनको देखकर आप बोल लेते हैं। आप ये नोट्स जो है 5x7 के फ्लैश कार्ड पर भी बना सकते हैं। नोट्स फुल सेंटेंसेस के फॉर्म में नहीं होते, आउटलाइन के फॉर्म में होते हैं, फ्रेजेस के फॉर्म में होते हैं। एडवांटेज क्या है इसमें? जो है स्पीकर कन्वर्सेशनल टोन में, बातचीत करने की टोन में बोल सकता है, बहुत ज़्यादा आई कांटेक्ट बना सकता है। डिसएडवांटेज वही है कि वो फॉरगेटफुल हो सकता है, स्टक हो सकता है, फ्रीज हो सकता है। ये तो देखिए तीनों में आप सेम लिख देना। और प्रिपरेशन के अभाव में अनइजी फील कर सकता है, अनकंफर्टेबल, ब्लैंक और फ्रीज्ड हो सकता है, स्पीचलेस हो सकता है ना, उसे पता ही नहीं लगेगा कि मुझे क्या कहना है। तो इसमें इस तरह के चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अगर आपकी प्रिपरेशन वीक है तो आप फिर मतलब थोड़ा पुअर इंप्रेशन छोड़ेंगे। अब आता है इम्प्रॉम्प्टू स्पीच को इम्प्रेसिव और इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए कुछ टिप्स। तो देखिए, प्लेस योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली, अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्लेस कर दीजिए, स्ट्रेंथ लाइए, रिकलेक्ट करिए अपनी सारी एनर्जी को और डायनामिक बन के उभर के आइए। डीप ब्रीथ ले सकते हैं, है ना। स्लम्प, डू नॉट स्लम्प और बी रेस्टलेस और इम्पेशेंट। अपने आप को स्लम्प मत करो, झुकाओ मत, रेस्टलेस मत हो, इम्पेशेंट मत हो। क्रिस्प रहना है, प्रिसाइज रहना है, टू द पॉइंट रहना है ना, अप टू द मार्क रहना है। बी कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब कनेक्टेड रहिए, यानी आइडियाज और थॉट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। एक थॉट दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा थॉट पिछले वाले से कनेक्टेड होना चाहिए। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा नहीं करना है। लुक एट द ऑडियंस एंड एस्टैब्लिश ए काइंड ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट विद देम। ऑडियंस को देखकर आपस में एक जो है मतलब उनसे म्यूचुअल एग्रीमेंट बना लीजिए, यानी फ्रेंडली हो जाइए, है ना। सॉफ्ट टोन में, स्विफ्ट टोन में, प्लीजेंट स्माइल के साथ हमें स्टार्ट करना है। इससे आप ऑडियंस का कॉन्फिडेंस विन कर लेंगे। बिलीव इन स्लो डिलीवरी, स्लो डिलीवरी करिए, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, सोचने का और रिकॉल करने का टाइम मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में मत जाइए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे तो अपने एक्सप्लेनेशन में खुद ही ट्रैप हो जाएंगे और वाइंडिंग अप करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अननेसेसरी मीनिंगफुल वर्ड्स, एक्सप्रेशन, आवाज़ें ये मत निकालिए, इसका बड़ा पुअर इंप्रेशन जाता है, ऑकवर्ड इंप्रेशन जाता है। जैसे हम आई थिंक, आई मीन, आई सी, है ना, व्हाट आई मीन, ये बहुत कम यूज़ करना है। तो ये कुछ टिप्स थे। अब आते हैं व्हाट इज प्रेजेंटेशन, लास्ट टॉपिक है। व्हाट इज प्रेजेंटेशन में क्या है कि प्रेजेंटेशन का जो है वो 2 मार्क्स में आ सकता है कि प्रेजेंटेशन होता क्या है। प्रेजेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमें स्पेसिफिक टॉपिक को ऑडियंस को डिलीवर करना होता है। प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन के फॉर्म में हो सकता है, इंट्रोडक्शन के फॉर्म में हो सकता है, लेक्चर या स्पीच के फॉर्म में हो सकता है। इस तरह से डायग्राम बना दीजिएगा। पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टारगेट क्या है इसका, इन्फॉर्म करना, इंस्ट्रक्शन देना, परसुएट करना, कन्विंस करना, है ना, गुडविल बनाना, है ना, रेपुटेशन बनाना अपने ब्रांड के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना एग्जाम में अच्छा करने के लिए, मास को, पब्लिक को, मास का मतलब पब्लिक होता है, पब्लिक को लीड करना, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन में कोई एक व्यक्ति टारगेटेड टॉपिक को, टारगेटेड ऑडियंस को, टारगेटेड पर्पस, गोल और ऑब्जेक्टिव लेकर डिलीवर करता है। यानी जब हम स्पेसिफिक टॉपिक को
यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड का या टारगेटेड टॉपिक को, जब हम स्पेसिफिक और टारगेटेड टॉपिक को स्पेसिफिक ऑडियंस को यानी कि टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट लेकर स्पेसिफिक पर्पस लेकर डिलीवर करते हैं तो वो ही प्रेजेंटेशन है। एलिमेंट, एलिमेंट में हमें ये देखना है कि व्हेन, वेयर एंड एट व्हाट टॉपिक विल यू डिलीवर, कब, कहाँ और किस टॉपिक पर बोलना है। प्रेजेंटेशन जो है वो स्मॉल रूम में होने वाला है या ऑडिटोरियम में होने वाला है। हु विल कम देयर एज योर ऑडियंस, यानी ऑडियंस कौन आने वाली है, उनका एवरेज एज, जेंडर, बैकग्राउंड, कल्चर, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, प्रायोरिटीज, नीड्स, बजट, ये सब देखना है। लैंग्वेज, विच लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल विद, ऑडियंस कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। भाई आपने इंग्लिश वालों के सामने हिंदी में बोल दिया, हिंदी वालों के सामने टोटली इंग्लिश में बोल दिया, तो सारा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा आपका प्रभाव उसका। वेदर यू नो दैम प्रीवियसली और नॉट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस आपके लिए बिल्कुल नई है या आप उनसे कई बार मिल चुके हैं, उनको पहले से जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा टाइम उनसे फ्रेंडली होने में लगाना पड़ेगा। ऑडियंस की नीड, रिक्वायरमेंट, प्रायोरिटीज, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपके प्रेजेंटेशन से। फिर कौन सी टूल्स, कौन सी टेक्नोलॉजीज आप यूज करने वाले हैं प्रेजेंटेशन के लिए, यानी आप whether you are making going to present with the help of slide projector, whether you are going to make use of marker और board, है ना, या यू आर मेकिंग ए यूज ऑफ चार्ट, टेबल, तो ये सब भी हमें देखना है। अब इसमें एक चीज आती है ऑडियंस एंड लोकल, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए दो चीजें हैं जो प्रेजेंटेशन बनाने में हमें ध्यान देनी होंगी, ऑडियंस एंड लोकल। यही है जो ऊपर पढ़ा है, हमारी ऑडियंस कौन सी है, उनका एज, जेंडर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कल्चर, कौन से कल्चर से आते हैं, लैंग्वेजेस वो कौन सी जानते हैं, उनकी नीड, रिक्वायरमेंट, परचेजिंग कैपेसिटी क्या है, बजट क्या है ना, बजट क्या है, उनकी बैकग्राउंड नॉलेज क्या है ना। और अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑडियंस की बात करें, ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में आपको ये याद रखना है। तो उनका एजम्पशन क्या, हमें उनकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आएंगे उनके आंसर देने के लिए। प्रोबेबल क्वेरीज क्या है, संभावित क्वेश्चन वो क्या क्या कर सकते हैं, तभी तो हम आएंगे अपने आप को तैयार करके। संभावित प्रश्न, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर सेशन, उनकी वो आपके सेशन से क्या सीखने की, क्या सुनने की, किस बारे में इंफॉर्मेशन लेने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। लोकल, लोकल का मतलब है फिजिकल सेटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की फिजिकल सेटिंग क्या है ना, एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि इसमें भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हमें क्या क्या देखना है कि जो रूम, देखिए जहां पर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वहां प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं है, रूम टेम्परेचर कैसा है, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है। अब मान लीजिए ये भी देखना आपको ही पड़ेगा एज ए प्रेजेंटेटर, है ना। मान लीजिए आपके यहाँ ऑडियंस आने वाली है 1000 और सीटिंग कैपेसिटी 900 की है, तो जो लोग खड़े रहेंगे वो तो अनकंफर्टेबल होंगे, वो आपको सुनने में कितना ज़्यादा हैफहैज़र्ड फील करेंगे। ऐसे ही रूम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं, माइक अच्छे से वर्क, ये माइक की स्पेलिंग है, माइक प्रॉपरली वर्क कर रहा है, फंक्शन में है या नहीं है, रैटलिंग साउंड तो नहीं आ रही है, डाइस या पोडियम अवेलेबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो कोई टेबल स्टूल रखने के लिए है या नहीं है आपके डिवाइसेस को। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर अवेलेबल है या नहीं है, सॉकेट है या नहीं है ना, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, जो भी आपको चाहिए वो है या नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं अवेलेबल तो आप अपने ऑर्गेनाइजर से इन चीज़ों को एडवांस में अरेंज कराने के लिए कह सकते हैं। तो ये तो लोकल हो गया। अब आता है हाउ टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, यानी जब हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो हम अपने कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। तो देखिए एक वेल फ्रेम्ड कंटेंट जो है वो आपकी सारी नर्वसनेस को खत्म कर देता है। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छे से आपने तैयार करा है तो समझ लीजिए आपका जो है 9/10 काम हो गया, यानी इतना, यानी 90% काम आपका हो गया। डेल कार्नेजी एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि वेल प्रिपेयर्ड स्पीच इज ऑलरेडी 9/10 डिलीवर्ड। अगर एक अच्छी तरह से ढंग से प्रिपेयर करी हुई स्पीच है तो समझ लीजिए आपका 90% काम तो वहीं पर खत्म हो गया। तो हमको जो है एक अच्छा स्पीच प्रिपेयर करने के लिए वी नीड टू हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मटेरियल, यानी इनफ क्वालिटी में, क्वांटिटी में, इनफ क्वांटिटी में, इनफ क्वांटिटी में मटेरियल हमारे पास होना चाहिए इम्प्रेसिव स्पीकर बनने के लिए। और
इनफ क्वांटिटी में मटेरियल ही जरूरी नहीं है, बल्कि क्या है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी डिलीवर्ड इन कन्विंसिंग मैनर। वो जो मटेरियल है वो एक कन्विंसिंग मैनर में प्रेजेंट करा जाना चाहिए। तो एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मटेरियल को कन्विंसिंग मैनर में प्रेजेंट करने के लिए हमें अपने प्रेजेंटेशन को 3 स्टेप पर डिवाइड करना होगा, 3 भागों में ट्राइफरकेट करना होगा, बांटना होगा। ट्राइफरकेट का मतलब 3 भागों में बांटना, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन हमारे प्रेजेंटेशन की जान होती है, लाइफ ब्लड होता है, अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। पहली लाइन से, पहली पंक्ति से ऑडियंस आपसे जुड़ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकता है, लोगों ऑडियंस के मूड को एलिवेट करने के लिए, जागृत करने के लिए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए, है ना। स्पीकर को एक कोटेशन से स्टार्ट कर सकता है, वो पोएटिकल लाइन से, एक शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट कर सकता है, जो भी। लेकिन आप अगर कोटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, पोएटिकल लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली मेन थीम से रिलेट होना चाहिए। आपको एक प्लीजिंग स्माइल के साथ स्टार्ट करना है, सिंसियर ग्रीटिंग्स के साथ स्टार्ट करना है ना। एनेक्डोट का भी इस्तेमाल आप यहां पर कर सकते हो, शॉर्ट टेल, छोटी स्टोरी। एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो है वो ऑडियंस का दिल जीत लेता है, विन ओवर द हार्ट ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस का दिल जीत लेता है, और उनको, ऑडियंस को जो फर्दर पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, वो कीन अवेयरनेस और कीन इंटरेस्ट के साथ, जील के साथ, एंथुसियाज्म के साथ सुनने के लिए तैयार करता है। अब आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी में देखिए डिस्कशन पार्ट होता है। मेन पॉइंट्स जो हमने क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी हाईलाइट करे थे, उन्हीं को यहाँ पर इलेबोरेट करना है, यानी एक्सप्लेन करना है, बस और कुछ नहीं करना है, एक्सप्लेन करना है। और हम टॉपिक पर डिपेंड करते हुए बहुत सारे मेथड होते हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्रोनोलॉजिकल, स्पेशियल, उन सारे मेथड की काज एंड इफेक्ट ऑर्डर, इन सब की सहायता ले सकते हैं। एंडरसन ने ये कहा था कि 2 चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं जब आप मेन बॉडी को बोलें। प्रेजेंटेशन जो है क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट, अप टू द मार्क होना चाहिए। यहाँ पर हम एग्जाम्पल की जो इलेबोरेट कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हम यहाँ पर टेबल, ग्राफ, चार्ट का यूज कर सकते हैं, है ना, इजी बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और ऐसा हो हमारा प्रेजेंटेशन जो ऑडियंस के इंटरेस्ट को अराउज करे, जागृत करे, एलिवेट करे। अब कंक्लूजन देखिए, जितना इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है उतना ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी होता है, क्योंकि कहा जाता है ऑल वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। इस बात पर विश्वास करते हुए हमें अपने प्रेजेंटेशन को जो है बहुत ही अच्छे से, डेलिब्रेटली, इंटेलिजेंटली, वाइजली बाइंड अप करना चाहिए। एक गुड क्लोजिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज ए गुड बिगनिंग और इंट्रोडक्शन इज। एक अच्छी क्लोजिंग करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना जितना इंपॉर्टेंट एक अच्छी शुरुआत करना है ना। तो जितना इंपॉर्टेंट एक अच्छी शुरुआत करने का है, एक अच्छे इंट्रोडक्शन का है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से क्लोज कर रहे हैं, बाइंड अप कर रहे हैं। कुछ टिप्स हैं जो हमें याद रखनी है। प्लान टू डिवोट एटलीस्ट 10% ऑफ योर टाइम फॉर द कंक्लूजन के लिए लगभग 10% टाइम निकालना है। अगर 60 मिनट का हमारा प्रेजेंटेशन है तो उसमें से 6 मिनट हमारे जो हैं वो कहाँ जाने चाहिए, कंक्लूजन के लिए डिवोट होने चाहिए। इस 6 मिनट में 4 मिनट में रिव्यू कर देंगे आप, 4 मिनट में क्या कर देंगे, रिव्यू कर देंगे। एक बार रिव्यू दे देंगे पूरा जो भी आपने अभी तक बताया है, और 2-3 मिनट आपको ऑडियंस की क्वेरी, क्वेश्चन लेने के लिए लगाना चाहिए, क्वेश्चन आंसर राउंड में डिवोट करना चाहिए। ऑडियंस को इंडिकेट करना, सूचना देना शुरू कर दीजिए बाइंड अप करने से पहले, और उसके लिए आप इस सारे फ्रेज का यूज कर सकते हैं, टू कंक्लूड, इन द एंड, टू सम अप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये आती है कि इस पार्ट में कुछ भी नया ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने नया ऐड करा तो इससे फर्दर डिस्कशन होगा जो इसे डल, बोरिंग बना देगा। आपने देखा होगा 55 मिनट से अगर 1 मिनट भी ज्यादा ले लें हम टीचर लेक्चर का, तो आप कितना बोरिंग फील करने लगते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक बार फिर मैं बता दूं आपको, इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर रखने हैं। वो है आपका काइनेसिक्स आप रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप रखेंगे प्रॉक्सिमिक्स, ओरल कम्युनिकेशन, है ना, ये सारे, और मैंने जो पहले बताए हैं उसमें देख लीजिएगा। तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली हिट ए लाइक, काइंडली लीव योर messages in the message box. Thank you so much for watching Gateway Classes. Happy learning, happy examination experience. Bye bye.